दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा जांच की जा रही शराब घोटाले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केजरीवाल ने जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। वकीलों का कहना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट जाने पर कोई रोक नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने याचिका में आरोप लगाया कि शराब नीति मामले में चल रही जांच के आड़ में सीबीआई उन्हें लगातार परेशान कर रही है और इससे गंभीर निराशा और चिंता का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि जब अप्रैल 2023 में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने सीबीआई को पूरा सहयोग और सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध, असंवैधानिक और अस्थिर है। उन्होंने कहा कि रिमांड आदेश स्पष्ट रूप से नियमित है, जिससे गिरफ्तारी और कार्यवाही की पूरी प्रक्रिया खराब हो रही है। अरविंद केजरीवाल की याचिका में कहा गया कि जांच पूरी हो चुकी है और गिरफ्तारी का आधार बनने वाली साक्ष्य पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं। सीबीआई जैसी प्रमुख एजेंसी कानून की प्रक्रिया से नहीं बच सकती। उन्हें पक्षपात या एक तरफा दृष्टिकोण की किसी भी धारणा को दूर करते हुए निष्पक्ष और निष्पक्षता के साथ काम करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका भी हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। मंगलवार को मुख्यमंत्री के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वो शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में नियमित जमानत के लिए जल्द ही आवेदन दायर करेंगे। इस बीच अदालत ने सीबीआई से कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्ण ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को 17 जुलाई को बहस के लिए लिस्ट किया। अपनी गिरफ्तारी के अलावा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने ट्रायल कोर्ट के 26 जून और 29 जून के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें 3 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वे ईडी द्वारा दर्ज एक संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थी। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इसके निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश देने के बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल बाहर आ पाएंगे? अगर नहीं आए तो फिर दिल्ली का क्या होगा? क्योंकि बीजेपी अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में मिली शानदार जीत से बीजेपी उत्साहित है। अब उसकी नजर कुछ महीने बाद होने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर है। पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला था और पार्टी को सभी सीटों पर जीत मिली थी। इस बार बीजेपी की राह रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आईएनडी गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ा था। आमने सामने के मुकाबले में भी पार्टी ने सभी सीटें जीतने में सफल रही। लगातार तीसरी बार इस सफलता से पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसे बनाए रखने के लिए पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी की सरकार के विरोध में आक्रामक तेवर अपना रहे हैं। जल संकट व अन्य मुद्दों को लेकर बयानबाजी के साथ ही सड़क पर उतरकर विरोध किया जा रहा है। अब कार्यकारिणी की बैठक में इससे और धार देने की तैयारी है। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक मंडल में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा होगी। यदि कहीं कम मत मिले हैं तो उसके कारणों की पड़ताल कर विधानसभा में प्रदर्शन सुधारने की रणनीति बनेगी। मजबूत वार्ड में और बेहतर प्रदर्शन पर मंथन होगा। इस बार लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी को 70 में से 52 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। बीजेपी नेता लोकसभा चुनाव में जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत को दे रहे हैं। इसके लिए मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जा रहा है। बेहतर प्रदर्शन वाले बूथ को विशेष तौर पर सम्मान मिल रहा है। कार्यकारिणी की बैठक में भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए प्रस्ताव
प्रस्ताव पारित किया जाएगा। सामान्य रूप से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकारिणी सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं। इनकी संख्या 350 से 400 तक होती है। इस बार कार्यकारिणी सदस्यों के साथ ही प्रदेश व सभी 14 संगठनात्मक जिलों के पदाधिकारी, 256 मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि लगभग 2000 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली महिला आयोग केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। इसके पीछे संजय सिंह के 2 करीबियों की बड़ी भूमिका है। संजय सिंह और स्वाति मालीवाल के रिश्ते जग जाहिर है। जब केजरीवाल के पीए ने मालीवाल पर हाथ उठाया था, उस समय संजय सिंह ने ही सबसे पहले मीडिया के सामने स्वाति मालीवाल का सपोर्ट किया था। वहीं अब स्वाति मालीवाल के बाद वंदना सिंह ने भी लेटर बम से केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। दरअसल महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह ने भी एक लेटर बम फोड़ दिया। वंदना के इस पत्र से साफ है कि आयोग के सदस्यों में भी कलह पैदा हो गई है। डीसीडब्ल्यू सदस्य वंदना सिंह ने अपनी सहयोगी सदस्यों फिरदौस और किरण नेगी को पत्र लिखकर उन पर दिल्ली महिला आयोग में स्वतंत्र रूप से काम करने के बजाय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया। वंदना सिंह ने डीसीडब्ल्यू की अन्य 2 मेंबर्स किरण नेगी और फिरदौस खान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल के बारे में अपने पत्र में गलत जानकारी दी और राजनीतिक झूठ फैलाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वाति मालीवाल के नेतृत्व में डीसीडब्ल्यू ने बड़े स्तर पर सफलता प्राप्त की, जिसमें 1.7 लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा, 181 महिला हेल्पलाइन के माध्यम से 41 लाख से अधिक कॉल प्राप्त करना और हजारों बचाव अभियान, अदालतों की सुनवाई और परामर्श सत्रों का आयोजन किया गया। मालीवाल के अथक और निष्पक्ष प्रयासों के बावजूद आयोग अब दिल्ली सरकार से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें नेतृत्व की रिक्तियां, रोके गए फंड और 181 महिला हेल्पलाइन का निलंबन करना शामिल है। वंदना सिंह ने खुलासा किया कि पूर्व अध्यक्ष ने 2 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया था। हालांकि इसके बजाय किरण नेगी और फिरदौस खान ने अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी। सिंह ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें भी आप सरकार द्वारा मालीवाल के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए दबाव बनाया गया था। वंदना सिंह ने दोनों सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने आयोग की समस्याओं के लिए माननीय उपराज्यपाल को दोषी ठहराया, जबकि दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इस दावे का खंडन किया है कि 181 महिला हेल्पलाइन उपराज्यपाल द्वारा फंड जारी न करने के कारण रुकी थी, ये बताते हुए कि मंत्री कैलाश गहलोत ने स्वयं घोषणा की थी कि हेल्पलाइन अब WCD द्वारा संचालित की जाएगी। वंदना सिंह ने कहा कि मालीवाल के मार्गदर्शन में हेल्पलाइन ने कम से कम कॉल ड्रॉप्स और ज्यादा रोजाना बढ़ी हुई शिकायत वॉल्यूम के साथ प्रभावशाली परिणाम प्राप्त किए थे। दिल्ली सरकार का दिल्ली महिला आयोग से परामर्श किए बिना 181 हेल्पलाइन को वापस लेने का निर्णय गैर जिम्मेदाराना था और इसमें 45 काउंसलरों की नौकरी चली गई। उन्होंने मोबाइल हेल्पलाइन प्रोग्राम की प्रभारी किरण नेगी से आग्रह किया कि 181 हेल्पलाइन को बंद करने से मोबाइल हेल्पलाइन प्रोग्राम पर भी प्रभाव पड़ेगा। सिंह ने अफसोस जताया कि नेगी और फिरदौस ने अपने टीम के समर्थन के बजाय राजनीतिक हितों को चुना। वंदना सिंह ने यह भी खुलासा किया कि किरण नेगी और फिरदौस खान ने आयोग की समस्याओं के लिए गलत तरीके से उपराज्यपाल को दोषी ठहराया, बजाय इसके कि वे निर्वाचित दिल्ली सरकार को इस ओर ध्यान दिलाए। यहां तक कि अगर ये सत्य होता तो भी उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली सरकार ने आयोग के कर्मचारियों की सुरक्षा और वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए। यह असंभव है कि WCD विभाग में सभी गलत काम किए बिना यह असंभव है कि WCD विभाग में सभी गलत काम बिना दिल्ली सरकार की संलिप्तता के हो रहे हैं। यदि ऐसा होता तो दिल्ली सरकार ने कथित गलत काम करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। वंदना सिंह ने 1.5 वर्षों से खाली नई अध्यक्षा दलित सदस्यों की नियुक्तियों में दिल्ली सरकार की विफलता की निंदा की। इसे आयोग के कमजोर करने का प्रयास बताया। उन्होंने अपने सहयोगियों से मालीवाल के नेतृत्व में
डीसीडब्ल्यू के साथ स्थापित सिद्धांतों को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे राजनीतिक छोड़कर इस समय आयोग और उसके कर्मचारियों के साथ खड़े होने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।